हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप लोगों के साथ एक नए प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहा हूँ। यहाँ पे हम आपको जीएससी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे रिकॉर्डेड और सून विल बी लाइव। ओके, तो पहले तो मैं अपने सभी ऑफलाइन स्टूडेंट जो हमारे क्लासरूम्स में स्टडी कर रहे थे हमारे साथ, उनसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा मैं इतना लेट ऑनलाइन आ रहा हूँ। चलिए इन सब को छोड़ते हैं और होप सभी लोग कोरोना से बचे हों काफ़ी, क्योंकि बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है राइट नाउ। क्योंकि केसेस अभी आपने देखा होगा शायद आज का ही 1300 प्लस कुछ केसेस बढ़ गए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू स्टडी, बिकॉज स्टडी तो नहीं रोकी जा सकती। हम लोग पढ़ेंगे और अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बट पहले उससे देख लें हिस्ट्री का पार्ट क्या है और कैसे क्या है। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इन सब तीनों चीज़ों को मिला के अगर हम बात करें यूपीएससी में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। 15 या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट 15 ज़्यादातर देखा जाता है इतने आ ही जाते हैं। और अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न से हमें 8 और 9 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये प्रीलिम्स की बात करते हैं। मेंस में अगर हम कहें तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी हम मेंस का इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और वहीं पीसीएस में बात करें तो पीसीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं 10 से 15 के बीच में हिस्ट्री के, और हमें मॉडर्न में मिलेंगे उसके 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी कम भी हो जाते हैं, बट 6 से 7 हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। वी विल कवर ऑल दिस इन आवर क्लासेस। और अगर हम बात करें सीडीएस में ऑलमोस्ट आपको 12 to 15 क्वेश्चन इसमें भी रहता है। मतलब जितने भी जीएस बेस्ड पेपर आते हैं जिनमें जीएस का एक बड़ा पोर्शन आता है, लाइक सीडीएस है, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं जीएस के। पीसीएस में भी आपको पता है कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं जीएस के। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा पोर्शन भी देखने को मिलेगा अपने अलग अलग टॉपिक से। और सीडीएस में तो अलग अलग हर टॉपिक से, जैसे पॉलिटी में इस बार साइंस से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आए थे मैंने देखा, और हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, 12 से 15 के बीच में रहे होंगे। तो मैंने काउंट नहीं किए थे, बट ऑलमोस्ट इतने ही थे। और फिर उसके बाद करते जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें छोटा पोर्शन आता है हिस्ट्री का, लाइक एसएससी, जीएस का, इनमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लाइक 25 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ। और इसमें हमें कभी ये 2 या 3, बहुत मैक्सिमम अगर मिलेंगे तो 4 या 5 तक जाता है हिस्ट्री का पोर्शन। तो इसमें काफ़ी वेरिएट करता है। खैर ये भी हम आपका इसी में कवर कर लेंगे। ये आप देखते रहेंगे, लगातार हम धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते रहेंगे और क्लासेस हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फर्दर वी विल गेट टू अवर टीचर्स, मोर वीडियोज़ विल बी अपलोडेड सून। और आपको मेरी क्लास में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7007717872। इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है समझने में कोई चीज़, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर लें, अपना क्वेश्चन बता दें और मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसका बता सकता हूँ कि कैसे क्या होगा और किससे आपको पढ़ना है, किस चीज़ से सोल्यूशन लेने हैं। आप उसके लिए अलग अलग बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं। जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में राजीव अहिर पढ़ रहे होंगे, सतीश चंद्रा पढ़ रहे होंगे। राजीव अहिर वही स्पेक्ट्रम, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सतीश चंद्रा पढ़ लेते हैं और अलका BL ग्रोवर पढ़ लेते हैं। बट अगर जेन्युइनली मैं बात करूं, सभी बुक्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट आई वुड प्रेफर स्पेक्ट्रम, इट्स बेटर वन, बिकॉज इसमें क्या है, ज़्यादा फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करके दिए हुए हैं, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। बट फिर भी अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर हो जाता है उसमें। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री।
इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम ऑलमोस्ट कहाँ से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं क्या, पोर्चुगल्स के आने से। पोर्चुगल्स हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? 1498 में, ठीक है। 1498 से हम आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक जो भी आ रहा है काफ़ी कुछ हम सब कुछ इसी में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद किससे? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। We will start with advent of Europeans, यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ विदेशी यूरोपियन पावर्स हमारे यहाँ आ रही हैं धीरे धीरे, और पहले इनका टारगेट क्या होता है? सिर्फ ट्रेड करना, बट धीरे धीरे ट्रेड से हमारे यहाँ हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ में है उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दो जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं सब में इंटरफेयर करते हैं। तो ये सब हम धीरे धीरे उसको सब पढ़ते जाएंगे एक तरफ से। और हम इसके साथ कहाँ से पढ़ते हैं? अगर हम इसी बात करें क्या, मुगल्स की, तो मुगल्स हमारे पास अगर हम मॉडर्न में बात करें तो मुगल्स को हम कहाँ से पढ़ते हैं? लेटर मुगल्स। और लेटर मुगल्स कब शुरू होते हैं? 1707 आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब तो कौन आता है? उसके बाद आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह से, और जो हमारा लास्ट रूलर होगा वो भी कौन होगा? बहादुर शाह। लगभग 12 रूलर्स आते हैं आफ्टर औरंगजेब। और जितना भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें तो औरंगजेब से ज़्यादा किसी ने भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं किया, और उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो सब इनकैपेबल थे। वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? वो चीज़ों को उतनी ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद में ही मशगूल हैं, खुद मतलब बिज़ी रहते हैं, अपना दारू पी रहे हैं, पोइट्री सुन रहे हैं, डांस देख रहे हैं, इस सब में ज़्यादा बिज़ी रहे। और हमारा क्या हुआ? लेटर मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया। जो बहादुर शाह से बहादुर शाह तक देख रहे हैं आप, दोनों नाम ही बहादुर हैं, लेकिन जितने भी 12 रूलर्स हैं इसमें कोई भी बहादुर तो था ही नहीं। मतलब बहादुरी की बात करें तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको कि कोई बहादुर हो और हम अपने एम्पायर को आगे ले जा सके। चलिए वो बात तो ठीक है, हम बात करेंगे जब हम लेटर मुगल्स पढ़ेंगे तो इसके बाद उसमें हम एक एक का नाम डिस्कस करेंगे विद देयर टाइम पीरियड। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस स्टार्टेड कब? सबसे पहले कौन आता है? 1398 में हेनरी द नेविगेटर। कौन होता है? रूलर ऑफ पोर्चुगल। यही हमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो पोर्चुगल जो सेलर्स थे उनको एनहेंस कर रहे हैं कि जाओ ट्रैवलिंग करो सी में, और सी रूट से क्या अलग अलग सी रूट सर्च करो। और इन्होंने क्या किया? इसी में पूरा टाइम बिता दिया। और इनका टाइम पीरियड क्या था? हेनरी द नेविगेटर का 1398 टू 1460, ये इतने समय तक रहे हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं किंग जॉन सेकेंड। किंग जॉन सेकेंड कब आए? हेनरी द नेविगेटर के बाद। इनके समय में क्या हुआ? पहला पोर्चुगल बार्थोलोम्यू डियाज, फर्स्ट पोर्चुगल बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ? रीच टू केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? अफ्रीका के पास ये बिल्कुल नीचे पहुंच गए। उस जगह का नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। ये जो नीचे का पोर्शन है उसको दिया गया केप ऑफ गुड होप। जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो नीचे वाले हिस्से में ये पॉइंट जो दिखेगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? फर्स्ट बार्थोलोम्यू डियाज हमारे यहाँ आए। कब? 1487 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किंग जॉन के बाद
अगले रूलर्स आते हैं इमैनुअल फर्स्ट। इमैनुअल फर्स्ट के समय वास्को डी गामा स्टार्टेड हिज वोएज, मतलब उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की फ्रॉम पोर्चुगल टू सी रूट्स, एंड ऑन 1498 ही रीच टू, कहाँ पहुँचा था? कैलीकट। कालीकट पहुँचा और नीचे उसने वहाँ पे उसका स्वागत किसने किया? केरल का एक रूरल था जो कालीकट में था, कौन? जमोरिन। जमोरिन ने उसका वहाँ स्वागत किया और फिर क्या हुआ? कालीकट से पहुँचे और जब कालीकट से कौन आया? कालीकट पे आया कौन? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पहली बार इंडिया आया कब? 17 में 1498। और फिर ये यहाँ से क्या करता था? स्पाइसेस ले जाते थे। स्पाइसेस ले जाके इनको 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट पे बेच रहे थे। कितना? 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट पे बेच रहे थे। समझ लो कितना प्रॉफिट हो रहा है। 60 टाइम मोर प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा ही होता है। फिर अब ये दोबारा ये चले गए, आए 1498 में ये आए और ये वापस चला गया। और फिर उसके बाद ये दोबारा कब आता है? दोबारा आता है 1501 में। 1501 में ये फिर से इंडिया आता है और 1503 में वापस चला जाता है। 1501 में आता है और 1503 तक ये वापस आता है, लेकिन उस समय तक ये कोचीन, कन्नौर और कालीकट, कोचीन, कन्नौर और कालीकट पे अपना ट्रेडिंग सेंटर्स स्टार्ट कर चुके होते हैं। कहाँ पे? कोचीन, कन्नौर और कालीकट। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुको मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। सो कहाँ जब 1503 तक इन्होंने कहाँ अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए? कोचीन, कन्नौर और कालीकट। इन्होंने 3 जगह अपने ट्रेडिंग सेंटर्स स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1505 में एक पोर्चुगल को क्या बनाया गया? इंडिया में गवर्नर बनाया गया। गवर्नर, वाइसराय, सॉरी, इंडिया में वाइसराय बनाया गया। कौन था? फ्रांसिस डी एल्मीडा। 1505 में ए पोर्चुगल वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइसराय इन इंडिया। सो आपसे पूछा जाएगा, अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट पोर्चुगल वाइसराय इन इंडिया कौन था? तो क्या थे? फ्रांसिस डी एल्मीडा। इनको कब अपॉइंट किया गया? 1505 में। फिर क्या होता है? 1507 में, तो 1507 में क्या होता है? 1507 में बैटल ऑफ चौल हुआ। गुजरात, इजिप्ट, गुजरात की तरफ से थे महमूद बेगड़ा और पोर्चुगल्स की तरफ से थे फ्रांसिस डी एल्मीडा का बेटा लॉरेंसो डी एल्मीडा। इन दोनों के बीच में बैटल हुआ और पोर्चुगल्स हार गए और इसमें लॉरेंसो डी एल्मीडा मारा गया। लॉरेंसो डी एल्मीडा वॉज किल्ड। फिर क्या होता है? 1509 में दोबारा फिर से एक बैटल होता है, बैटल ऑफ ड्यू। किसके बीच में? इस बार फिर से वही गुजरात प्लस इजिप्ट और दूसरी तरफ पोर्चुगल। और पोर्चुगल की तरफ से इस बार कौन लड़ेगा? फ्रांसिस डी एल्मीडा।
कौन लड़ा? फ्रांसिस डी एल्मीडा, पोर्चुगल्स की तरफ से। तो ये बैटल हुआ जब इस बार क्या हुआ, बैटल ऑफ ड्यू में गुजरात और इजिप्ट हार गए और फ्रांसिस डी एल्मीडा जीत गया। और गुजरात, सॉरी जस्ट अ मिनट, क्या हुआ, बैटल ऑफ ड्यू में पोर्चुगल जीत गए और गुजरात और इजिप्ट हार गए। ठीक है। मीनवाइल इसी समय क्या होता है, 1503 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क केम टू इंडिया, कैसे? एज स्क्वाड्रन कमांडर। स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में अल्फोंसो डी एल्बुकर्क इंडिया आता है और 1509 में इसको क्या किया जाता है, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। और ही हैड थॉट दैट उसके मरने से पहले वो इंडिया पे अपना ट्रेडिंग एम्पायर पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर चुका होगा। क्या इसने सोच रखा था कि जैसे ही मैं वायसरॉय बना, इसने सोच लिया कि मैं अपने मरने से पहले ही पूरा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लूँगा। ठीक है। और क्या किया, 1510 में ही एनेक्स्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर। 1510 में इन्होंने गोवा पे अपना कब्जा कर लिया एंड ही फाउंडेड पोर्चुगल फाउंडेशन इन इंडिया। ठीक है। तो क्या क्या 1503 में अल्फोंसो डी एल्बुकर्क इंडिया एज कैसे, एज ए स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में। और फिर 1509 में ये क्या बने, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट किया गया। 1510 में इन्होंने गोवा को बीजापुर से एनेक्स कर लिया। फिर 1515 में इन 1515 ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड ओरमुज। ओरमुज क्या, इन पर्शियन गल्फ। जो हमारा होर्मुज स्ट्रेट है वही क्या, ओरमुज उस समय कहा जाता था, और उसको क्या कब्जा कर लिया था। और क्या इन्होंने ही ऑल्सो बिल्ट ए फोर्ट एट कोचीन। कोचीन पे एक फोर्ट भी बना दिया, और किसकी परमिशन से, एक लोकल रूलर की परमिशन से। ठीक है। पहले इतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे काम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर 1398 to 1460। तो इसमें लिखेंगे हेनरी द नेविगेटर, द पोर्चुगल रूलर, हेनरी द नेविगेटर द पोर्चुगल रूलर टुक द लेड अमंग्स द यूरोपियन। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें सबसे पहले इसने क्या किया, सी फेयरिंग एक्टिविटी स्टार्ट की। टुक द लेड अमंग यूरोपियन रूलर्स एंड प्रमोटेड द सी फेयरिंग, मतलब समुद्र में घूमने का इसने प्रमोट किया।
फिर अगला लिखो, किंग जॉन सेकेंड आफ्टर हेनरी द नेविगेटर। किंग जॉन सेकेंड, हेनरी द नेविगेटर के बाद कौन आ रहा? किंग जॉन सेकेंड। तो इसमें हमें लिखना है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग जॉन सेकेंड, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग जॉन सेकेंड, बार्थोलोम्यू डियाज क्रॉस द केप ऑफ गुड होप। मतलब क्या? केप ऑफ गुड होप पे पहुंच गया था। और कहाँ पे था ये केप ऑफ गुड होप? साउथ अफ्रीका। कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग जॉन सेकेंड, बार्थोलोम्यू डियाज क्रॉस द केप ऑफ गुड होप। ब्रैकेट में लिख लेना टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? इमैनुअल फर्स्ट। ये कौन है? किंग जॉन सेकेंड के बाद अगला पोर्चुगल रूलर है इमैनुअल फर्स्ट। तो लिखना इसमें, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग इमैनुअल, वास्को डी गामा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ किंग इमैनुअल, वास्को डी गामा started his voyage, VOYAGE, यात्रा, वो started its voyage in 1497, started its voyage, his voyage in 1497. On 17th May, on 17th May 1498, on 17th May 1498, he reached at the coast of Calicut, at the coast of Calicut with the help of sailor अब्दुल मुनीद। एक अब्दुल मुनीद नाम का सेलर था जिसने उसकी हेल्प की थी। विद द हेल्प ऑफ सेलर अब्दुल मुनीद, वेयर ही वॉज वेलकम्ड, वेयर ही वॉज वेलकम्ड बाई जमूरिन ऑफ केरला। अगले पैराग्राफ में लिखो, he again came to India, he again came to India in 1501, in 1501 and returned to Portugal in 1503. और उस समय तक क्या कर लिया था उसने? वहाँ कोचीन, कालीकट और कैन्नौर में अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें और लिख लो, बाय द टाइम ही एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स, बाय द टाइम ही एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एट कोचीन, कैलीकट और कैन्नौर। कैन्नौर की स्पेलिंग KANNANORE, कैन्नौर। ठीक है। तो वास्को डी गामा पहुंच गया। अब इसके बाद लेके क्या? फ्रांसिस डी एल्मीडा।
अगली लाइन से अगला पैराग्राफ लिखना। फ्रांसिस डी अल्मीडा was a Portugal. Francis de Almeida was a Portugal who was appointed as first Viceroy in India. Who was appointed as first Viceroy in India. ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और लिख लो, द टेन्योर ऑफ पोर्चुगल वाइसरॉय इन इंडिया इज 3 years। जो वाइसरॉय अपॉइंट किए जा रहे थे उनकी टेन्योर कितनी थी? 3 years की। फिर इसके बाद लिखो 1507 बैटल ऑफ चाउल। 1507 बैटल ऑफ चाउल। तो लिखना, द बैटल वॉज फॉट बिटवीन an alliance formed by Gujarat and Egypt with Portugal, Lorenzo de Almeida, son of फ्रांसिस डी एल्मीडा। सन ऑफ फ्रांसिस डी एल्मीडा कौन थे? लॉरेंसो डी एल्मीडा के साथ यही बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चाउल इन 1507। ठीक है। और गुजरात की तरफ से कौन थे? महमूद बेगड़ा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें और क्या लिखना है? इन दिस बैटल पोर्चुगल्स वर डिफीटेड। In this battle, Portugals were defeated and Lorenzo de Almeida was killed. अगला डालो 1509 बैटल ऑफ ड्यू। 1509 बैटल ऑफ ड्यू। बैटल ऑफ ड्यू किसके किसके बीच में हुआ? फिर से वही अलायंस, गुजरात और इजिप्ट, और दूसरी तरफ थे पोर्चुगल की तरफ से कौन था? इस बार गुस्से में थे कौन? फ्रांसिस डी एल्मीडा। क्यों भैया? उनका बेटा मारा गया, तो अब गुस्से में तो हो ही जाएगा आदमी, और वो बदला लेने के लिए आ गए। बैटल ऑफ ड्यू हुआ और इन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ ड्यू में फ्रांसिस डी एल्मीडा ने इस अलायंस को हरा दिया। तो इसमें लिखना है, इन बैटल ऑफ ड्यू फ्रांसिस डी एल्मीडा defeated the alliance. फ्रांसिस डी एल्मीडा डिफीटेड द अलायंस। और अगला हेडिंग लिखो, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ALBUQURQUE, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अच्छा, इसमें से पहले अगर थोड़ी स्पेस बची तो एक बात और लिख लो, फ्रांसिस डी एल्मीडा ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इम्प्लीमेंट की थी? तो किसने? फ्रांसिस डी एल्मीडा ने। फ्रांसिस डी एल्मीडा इम्प्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब क्या था? पीसफुल ट्रेड।
ट्रेड को शांतिपूर्वक किया जाए। अब लिखेंगे फिर से हम, कहाँ वापस आ जाएंगे, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। तो इसके बारे में क्या लिखना है, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क came to India Alfonso de Albuquerque came to India in 1503 as squadron commander. In 1509, he was appointed as second Portugal Viceroy of India. In 1509, second Portugal Viceroy of India. He is also known as for laying foundation in India। मतलब पोर्चुगल्स की फाउंडेशन किसने रखी इंडिया में, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने। ही इज ऑल्सो नोन फॉर लेइंग पोर्चुगल फाउंडेशन इन इंडिया। फिर क्या हुआ, इन 1510, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1510 he conquered या he annexed Goa from Bijapur। In 1510 he annexed Goa from Bijapur। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना है, in 1515, फुल स्टॉप के बाद, in 1515 he also conquered Hormuz in Persian Gulf। क्या, he also conquered Hormuz in Persian Gulf। He also built a fort at Cochin। He also built a fort at Cochin with the permission of local ruler। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हमारे जो 1529 में एक और पोर्चुगल वाइसरॉय इंडिया में अपॉइंट किया गया, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा को 1529 में पोर्चुगल इंडियन वाइसरॉय अपॉइंट किया गया
और फॉरमोस्टली इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा, या ये कह सकते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र किया। किसने किया? नीनो डी कुन्हा ने। और पोर्चुगल्स ने क्या किया? इन्होंने क्या, डीयू, बसीन और दमन तीनों को ही ऑब्टेन कर लिया, तीनों को ही एनेक्स कर लिया। तो इसमें और लिख लेते हैं, अगला पॉइंट लिखो 1529, अगला पैराग्राफ में, इन 1529 नीनो डी कुन्हा in 1529 Nino di Cunha was appointed Portugal ruler in India, Portugal viceroy in India. Portugal viceroy in India। तो इन्होंने क्या किया, देखो उसी में, ही ट्रांसफर्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। From Cochin to Goa। Then Portugal also occupied Diu, Basin and Daman। That's the important part of the Portugals। Rest of you can study with books that will be preferred, और वो बुक्स आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। I would probably prefer स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा वो सब तो ठीक है, हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियन स्टार्ट किया और डायरेक्ट पोर्चुगल स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा ये तो जान ले कि कौन कैसे आया और कब आया। सबसे पहले कौन आया? पोर्चुगल्स। सबसे पहले कौन आ रहा है? पोर्चुगल्स, पोर्चुगीज। इनके बारे में हमने अभी पढ़ा। कौन आया सबसे पहले? पोर्चुगीज। कब आए? 1498। और इस समय किसका रीजन था? लोधी डायनेस्टी। कौन था यहाँ? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी थी यहाँ पे। और इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर कहाँ एस्टेब्लिश किया? कोचीन में। फिर इसके बाद कौन आता है? डच। 1602। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ एस्टेब्लिश किया? मसूलीपट्टनम। और ये किस समय की बात हो रही? 1602, 1602। इस समय किसका रीजन होगा? अकबर। फिर इसके बाद ब्रिटिश 1599 या 1600। ये आ तो गए थे डच से पहले, बट इनका जो फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट था वो डचों के बाद था, इसलिए इनको बाद में पढ़ते हैं हम लोग। तो कब है? 1599 या 1600। ये भी किसका रीज़न है? अकबर का।
इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की? 1608 एट सूरत। फिर इसके बाद डेनिश। तो डेनिश कब आया हमारे यहाँ? 1616। ये किसका समय था? जहांगीर का समय था। और इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की? 1620 में फ्रेंकूबार में। कहाँ इस्टेब्लिश की? फ्रेंकूबार में। फिर इसके बाद कौन आता है? फ्रेंच हमारे यहाँ कब आते हैं? 1664 में, सबसे लास्ट में। 1664 में कब आए? किसका समय था इस समय? औरंगजेब का। औरंगजेब का टाइम था और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1667 एट सूरत। ठीक है, इसको इसी ऑर्डर में याद करना है। पहले कौन आता है? पोर्चुगल्स 1498 हेडक्वार्टर्स कोचीन। डच 1602 मसूलीपट्टनम। ब्रिटिश 1599 सूरत। डेनिश 1616 जहांगीर। और 1620 में उन्होंने फ्रेंकूबार में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फिर फ्रेंच 1664 औरंगजेब। और कहाँ इस्टेब्लिश किया उन्होंने? सूरत में 1667 में। इसको इसी ऑर्डर में लिख लेना है और कोशिश करेंगे इसको लर्न करने की।